अभी हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली का। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बोला है कि जो मूल बिंदु से दूरी होता है, जो मूल बिंदु से दूरी है ये किसका, समतल का, उस दूरी को ज्ञात करना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेकिन उसके लिए जो समतल होना चाहिए वो किस रूप में होना चाहिए, तो उसका जो अभिलंब हो, अभिलंब मात्रक सदिश के रूप में होना चाहिए, मतलब दीर्घ कोसाइन के रूप में होना चाहिए, दीर्घ अनुपात के रूप में नहीं होना चाहिए, दीर्घ अनुपात के रूप में नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। एक नंबर क्वेश्चन का हम एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, 4 को दिया हुआ है, हम 2 बताना चाहेंगे इसमें का, उसके बाद सब अपने से ही बन जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले दूरी ज्ञात करने के लिए बताया गया था, अगर ध्यान में होगा उसको फिर से पहले हम लिखते हैं कि अगर दीर्घ कोसाइन के रूप में समतल का समीकरण लिखते हैं एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी होता है, तो इधर जो डी होता है यही क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी होता है। जब एक्स वाई जेड के आगे ये एल एम एन के रूप में रहेगा तब। तो कोई भी समतल का समीकरण इसको एल एम एन के रूप में कैसे पता चलेगा, तो इसका जो घटक होगा उसका स्क्वायर करके जोड़ने पर कितने के बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। अच्छा हो चाहे ना हो, हमेशा कैसे इसको चेंज करेंगे, तो जो घटक होता है उसका स्क्वायर रूट करके क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इसके चेंज हो जाता है। तो अगर ए नंबर लेते हैं इसका, अगर हम ए नंबर लेते हैं, ए नंबर जेड, खाली जेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड बराबर 2। अब यहाँ से पता चल रहा है कि यही ए बी सी होगा। पहले ये क्या होता है, दीर्घ अनुपात होता है, और इसको दीर्घ कोसाइन में बदलने के लिए कितना से भाग करना पड़ता है, तो यही जो घटक होता है, जो गुणांक होता है, उसका स्क्वायर रूट करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, हमेशा चेंज ही करके हो चाहे ना हो, ये दीर्घ अनुपात में दीर्घ कोसाइन के रूप में एल एन के रूप में हो चाहे ना हो, हमेशा ऐसा कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, इसको भाग कर देना है। क्या करना है, भाग कर देना है इसके घटक से। घटक का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जितना से इधर भाग करेंगे उतना से इधर भी भाग करना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो अदरवाइज मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो 0 का इसका 1 ही सी बचेगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स बटे प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान भी इधर 1 आएगा, 2/1, तो वही रह जाएगा, कोई अंतर आएगा क्या। इसका मतलब ये था कि ये ऊपर में तो सिर्फ जेड ही बचेगा, जेड बराबर 2। इसका मतलब ये पहले से ही किस रूप में था, पहले से ही ये दीर्घ कोसाइन के रूप में था, और इधर जो जेड की इस तरफ है वो क्या कहलाएगा, वही अभी मूल बिंदु से दूरी कहलाएगा। तो लिख सकते हैं मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, ये पहले से ही था, नहीं भी चेंज करते तो वही आंसर हो जाता। लेकिन इसमें बी नंबर में देखिए क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, रफली कहीं पर चेक कर सकते हैं। मान लो कि एक्स वाई जेड के आगे 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये कभी 1 के बराबर आएगा क्या, 1 आना चाहिए। अगर ये दीर्घ कोसाइन रहता तो ये क्या हो जाता, 1 आ जाता। वहां पर देखिए खाली जेड के आगे था तो 1 का स्क्वायर करता तो 1 के बराबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये दीर्घ कोसाइन के रूप में नहीं है, ये दीर्घ अनुपात के रूप में है। दीर्घ अनुपात के रूप में होता है, दीर्घ कोसाइन के रूप में चेंज करने के लिए उसके घटक के से क्या करते हैं, उसका घटक जो होता है, गुणांक जो होता है, उसका स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं। जिधर जितना इधर से भाग करेंगे इतना ही इसमें भी, इधर से भी उतना ही से भाग करना पड़ता है। अब ये क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, तो रूट 3 बचेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, 1/√3x 1/√3y प्लस 1/√3z। अब इधर भी क्या बचेगा, 1/√3। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको स्क्वायर करके भी जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। 1/√3 का 1/3 का 1/√3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 के, मतलब ये क्या है, ये दीर्घ कोसाइन के फॉर्म में है। और जब ये दीर्घ कोसाइन के फॉर्म में रहेगा तो यही क्या हो जाता है, मूल बिंदु से दूरी हो जाती है। यहाँ से आप लिख सकते हैं मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये 1 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन दिया, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए
जो मूल बिंदु से कितना 7 मात्रक इकाई दूरी पर है, मतलब मूल बिंदु से दूरी d का मान दिया हुआ है और सदिश इतना पर अभिलंब है। सदिश इतना पर क्या है वो? अभिलंब है। तो समतल है उसका अभिलंब सदिश ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है। ये क्या है? ये मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है। तो सदिश समीकरण लिखना है। चलिए एक बार इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। ये सदिश समीकरण लिखना है समतल का, तो इसका 2 तरीका बताया गया था। अब यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है, तो जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी दिया रहेगा तो सदिश समीकरण हमेशा ये एन कैप वाला लिखना है, इसलिए कि यही जब एन कैप लिखेंगे तभी जाके इधर क्या होता है, ये मूल बिंदु से दूरी होता है। ये जब एन कैप लिखेंगे तभी जाके ये मूल बिंदु से दूरी होता है। तो यहाँ पर ये डी का मान दिया हुआ है कितना है? 7 है, लेकिन एन कैप का मान नहीं दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं समतल का समीकरण। समतल का समीकरण यही होता है। यहाँ पर एन वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो पहले यहाँ पर लिख भी देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे डी का मान दिया हुआ है कितना है? 7 है। और ये एन वेक्टर दिया हुआ है, ये एन कैप का मान नहीं दिया है, अभिलंब मात्रक सदिश नहीं दिया हुआ है। 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। इस समीकरण में रखने के लिए हमको अभिलंब मात्रक सदिश चाहिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं कहीं पर हम लिखे हैं r डॉट एन वेक्टर बराबर डी, तब यहाँ पर डायरेक्ट ये n का मान रख दे, यहाँ पर d का मान रख दे। लेकिन जब यहाँ पर n वेक्टर लिखते हैं ना, तो ये मूल बिंदु से दूरी नहीं होता है, इस बात को ध्यान दे। समीकरण में जाकर n वेक्टर लिख दिए यहाँ पर, यह मूल बिंदु से दूरी नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है, इसीलिए हमको ये फॉर्मूला यहाँ पर n कैप के रूप में लिखना पड़ रहा है। अब n कैप का मान निकालने के लिए हम लोग पता है जो अभिलंब सदिश दिया है तो उसके परिमाण से क्या कर दे, भाग कर दे, तो n कैप का मान निकल जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी बताए हैं, ये फिर से एक बार याद दिला दिए। प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई इसके परिमाण, तो इसके परिमाण कैसे निकलेगा? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा? तो ये सिंप्लीफाई करेंगे नीचे वाला को, पहले एक बार लिख देते हैं। तो नीचे वाला ये आ जाएगा 25 36, तो ये 36 और 25 हो जा रहा है। तो 25 और 36 अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे 60 61 हो जाएगा। 61 में 9 जुड़ेगा तो ये 70 हो जाएगा शायद, तो ये 70 आ जाएगा, रूट के अंदर 70 ही आ जाएगा। 7 7 दैया 70, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 25, और 36 में 25 जुड़ेगा तो 61 हो जाएगा। 36 में 25 जुड़ेगा तो हाँ 61 हो जाएगा। 61 में 9 जुड़ेगा तो 3 3 9, तो ये 70 हो जाएगा। तो रूट ये कितना हो जाएगा? 70। 70 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, 70 जो है तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख के छोड़ सकते हैं। इसको अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना? 3/√70 i कैप प्लस 5/√70 j कैप माइनस 6/√70 k कैप। ये हो गया हम लोग का n कैप का मान। अब हम लोग सदिश समीकरण लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सदिश समीकरण लिख सकते हैं। तो सदिश समीकरण लिखने r डॉट क्या करना है? यही n कैप का मान कितना आ गया? 3/√70 i कैप प्लस 5/√70 j कैप माइनस 6/√70 k कैप बराबर, इधर d का मान, d का मान कितना दिया है? 7 दिया हुआ है। तो यही सदिश रूप में समतल का समीकरण निकल के आए। ये सदिश रूप में क्या हो गया? समतल का समीकरण हो गया। तो चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। इसके समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि ये किस रूप में दिया हुआ है? तो दिया हुआ है ये सदिश रूप में। इसको किस में चेंज करना है? इसको कार्तीय रूप में क्या कर देना है? चेंज कर देना है। तो सदिश रूप में दिया हुआ है और कार्तीय रूप में चेंज करना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा क्वेश्चन भी बता चुके हैं, फिर भी हम एक यहाँ पर करके दिखा देते हैं। 5 नंबर का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है,
हम इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी अपने से ट्राई करना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्तीय समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर एस और टी दिया हुआ है। देखिए, अगर 3 का सी देखेंगे, 3 नंबर का सी नंबर, तो सी नंबर में आर के जगह यहाँ एस और टी के रूप में ही क्या कर देना है, छोड़ देना है। इक्वेशन को एस और टी का मान इसमें नहीं दिया है तो एस और टी के रूप में छोड़ देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर एस और टी का क्या होगा, जैसे आएगा वैसे छोड़ देना। हम यहाँ पे ए नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। ए नंबर में दिया आर सदिश का डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 2। इसको हमको किस में चेंज करना है, कार्तीय रूप में बदलना है। कार्तीय रूप में बदलने के लिए आर सदिश को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होता है इसका स्थिति सदिश। इसी को डॉट कर देना है आई जे माइनस के कैप के साथ बराबर 2। डॉट होता है तो कैसे होता है, आई वाला के साथ आई का गुना होता है तो इसके आगे एक्स है, आई के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एक्स में 1 से गुना होगा एक्स ही रह जाएगा, वाई में 1 से गुना होगा वाई ही रह जाएगा, और जेड में -1 से गुना होगा माइनस जेड हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। बस चेंज हो गया। चाहते हैं 2 को इधर ला के छोड़े तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या उधर भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समतल का समीकरण यही क्या हो गया, तो ये कार्तीय रूप में समतल का समीकरण निकल के आएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर के बाद 4 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वही चीज यहाँ पर बोला है, मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, जो कि एक क्वेश्चन बताया गया था निर्देशांक ज्ञात करने का। अब यहाँ पर दूरी नहीं ज्ञात करना है मूल बिंदु से, उससे पाद बिंदु का निर्देशांक जिस पर वो लंब है, मूल बिंदु से जिस पर वो लंब है वही बिंदु क्या करना है, ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि किस प्रकार से निकालना है। इसमें 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है निकालने के लिए। फिर हम कोशिश करते हैं कि इसका एक क्वेश्चन हम बता दें, उसके बाद 3 क्वेश्चन अपने से आप लोग को फिर से बना लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बताएंगे, पहले ही बोले थे। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कैसे। इसका सबसे पहले एक डायग्राम इसका बना लेते हैं। डायग्राम अगर बनाएंगे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। एक समतल इधर बना लेते हैं। ये एक समतल है, ठीक है। ये एक समतल है और इसको मूल बिंदु से हम जब इस पर लंब डालते हैं, इस कहीं ना कहीं यहाँ पे इस मूल बिंदु पर क्या होता है, इस पर लंब डलाता है। जब ये मूल बिंदु से लंब इस पर डालते हैं तो यहाँ पे जो लंब का पाद बिंदु होता है, इसी बिंदु को मान लेते हैं कि ए है और इसका निर्देशांक x1 y1 और z1 मान लेते हैं। तो यही निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। और मूल बिंदु का निर्देशांक सभी को पता है कि ये क्या होता है, ये 0,0,0 होता है। और इसी के एलोंग क्या होता है, अभिलंब सदिश होता है। इसी के एलोंग, इसी के अनुदिश क्या होता है, देखो इसके अनुदिश करने का मतलब इसी के दिशा में होता है। जरूरी नहीं कि यही अभिलंब सदिश होगा, इधर कहीं पर भी अभिलंब सदिश ले सकते हैं। सदिश क्या होता है, जब समांतर रहे और परिमाण समान हो तो समान सदिश होता है, ठीक है। तो कहीं पर भी सदिश ले सकते हैं। अब इस समतल का समीकरण दिया हुआ है, अगर इस समतल का समीकरण हम पहला क्वेश्चन लेते हैं,
इस समतल का समीकरण क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0। तो जो ये अभिलंब सदिश का दीर्घ अनुपात होगा, जो अभिलंब सदिश का दीर्घ अनुपात होगा वही क्या होगा, इसी रेखा का भी दीर्घ अनुपात होगा। वो ये रेखा जो बन रहा है तो सेमी होगा, तो हम लिखेंगे अभिलंब सदिश का दीर्घ अनुपात। तो अभिलंब सदिश का दीर्घ अनुपात क्या होता है, तो ये हम पता है कि जो सदिश जो समतल का समीकरण दिया जाता है, जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है वही अभिलंब सदिश का दीर्घ अनुपात होता है। 2 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इस रेखा का बात करते ओ ए रेखा, तो लिख सकते हैं रेखा ओ ए का दीर्घ अनुपात। तो रेखा का दीर्घ अनुपात निकालने का तरीका बताया गया था कि अगर उस पर दो बिंदु पता है तो उस रेखा का दीर्घ अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहला बिंदु है x1 y1 z1 और ये वाला बिंदु है 0, 0, 0। तो क्या करते हैं, दूसरे में से पहला को घटा देते हैं, मतलब x1 में से 0 घटा के लिख सकते हैं। तो x1 माइनस 0 कोमा y1 माइनस 0 कोमा z1 माइनस क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा x1 कोमा y1 कोमा z1। तो यही रेखा OA का क्या हो जाएगा दीर्घ अनुपात हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, दोनों समांतर है, बोल सकते हैं समांतर है, ये एक ही है। तो अभिलंब सदिश जो है और रेखा OA है एक दूसरे के समांतर है, तो यहां से लिख सकते हैं चूंकि अभिलंब सदिश तथा रेखा OA समांतर है। जब समांतर होता है, समांतर है, तो इस केस में दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसका x1 बटे उसका अनुपात कितना है 2 है, x1 बटे 2 y1 बटे 3 और ये z1 बटे क्या हो जाएगा 4। ये अनुपात क्या हो जाता है बराबर हो जाता है जब समांतर होता है तब। इस अनुपात को मान लेते हैं k के बराबर। इससे जो समीकरण बनेगा जब इसको इसके साथ लेंगे और इसको इसके साथ लेंगे और इसको इसके साथ लेंगे, तो अगर x को इसके साथ लेते हैं तो x1 का मान यहाँ से क्या आएगा 2 इधर भाग में 2k हो जाएगा, y1 का मान क्या आएगा 3k हो जाएगा और z1 का मान क्या आ जाएगा 4k हो जाएगा। तो x1 y1 z1 का मान आ गया। और ये जो x1 y1 z1 जो है बिंदु, ये क्या है समतल पे है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु a x1 y1 z1 समतल पर है। जब ये समतल पे है तो हमको पता है जब ये समतल पे है तो क्या होगा, समतल का समीकरण क्या था, समतल का समीकरण दिया हुआ था ऊपर में, फिर से एक बार देख लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर क्या दिया है 0। अब ये इस बिंदु इसी पे है तो इसके x y के जगह क्या लिख सकते हैं, ये बिंदु को लिख सकते हैं 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x1 y1 और z1 का मान k के पद में रखते हैं। यहाँ से क्या जाएगा 2k 3 इंटू y1 का मान 3k प्लस 4 इंटू z1 का मान 4k माइनस 12 बराबर 0। अब सबको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और k का मान निकलते हैं। 2 में कितना हो जाएगा 4k, 3 3 के 9k, 4 4 16k, इधर माइनस प्लस माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो 12 प्लस में हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 जो होगा वो हो जाएगा 25 और 25 से 4 29 हो जाएगा। इस तरह से ये कितना हो जाएगा 29 के बराबर 12। तो k का मान कितना निकल जाएगा 12/29। हमको निर्देशांक निकालना है, मतलब x1 y1 z1 का मान निकालना है। तो x1 क्या था, तो x1 बराबर 2k था, 2k था तो यहाँ पर k के जगह अगर रख देते हैं कितना 2 गुने 12/29, तो ये कितना आ जाएगा 12 गुना 24/29 हो जाएगा। वैसे ही y1 बराबर क्या था 3k था, यहाँ पर भी k का मान लिख देते हैं 3 इंटू 12/29, तो ये हो जाएगा 36/29। वैसे z1 बराबर क्या था 4k था, तो 4 इंटू k का मान 12/29, तो 12 चौका 48/29। इस तरह से ये बिंदु का निर्देशांक निकल गया। तो लिख सकते हैं
पाद बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, दिया गया पहला 24/29 कोमा 12/36/29 और लास्ट है 48/29। तो यही पाद बिंदु का निर्देशांक हो गया, यही पूछा हुआ था। ठीक, इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, ये एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन बताए हुए थे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 5 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। समतल का क्या सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो, सभी भी समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, तो एक बिंदु दिया हुआ है और ये अभिलंब सदिश दिया हुआ है। एक बिंदु दिया रहता है, एक अभिलंब सदिश दिया हुआ है। बिंदु इतना से जाता है तो एक्स माइनस वाई समतल पर अभिलंब है, तब इस समतल का समीकरण क्या होगा, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। जब एक बिंदु और एक समतल पर जब अभिलंब सदिश दिया रहता है, जब एक बिंदु दिया रहे और अभिलंब सदिश दिया रहे, तो उसके लिए समतल का समीकरण लिखने का तरीका बता दिया गया, उसका फॉर्मूला भी बताया गया। 2 नंबर समतल का समीकरण में 2 नंबर वाला जो बताया गया था वही बताया गया था। तो 2 नंबर बताया गया था, वही बताया गया था समतल का समीकरण वाला। आप लोग देख सकते हैं समतल का समीकरण शुरुआत की थी 4-5 टाइप का बताए थे ना, तो जो 2 नंबर बताया गया था उसी का यूज यहाँ पे करना है। समतल का समीकरण में जो 2 नंबर बताया गया था याद कर ले सभी कोई और निकाल ले 2 नंबर जो बताया गया था। 2 नंबर में जो फॉर्मूला बताया, चलो इस क्वेश्चन को पहले लेते हैं, इसको सॉल्व करें या ना करें पहले, लेकिन क्वेश्चन को उसको यहाँ से लेते हैं। तो सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। पहले इसको अपने से बनाना है, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं याद दिलाने के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 1 नंबर, चलिए क्वेश्चन बता भी देते हैं। एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले तो याद करेंगे फार्मूला, सदिश रूप में क्या फार्मूला था। सदिश रूप में समतल का समीकरण, सदिश रूप में समतल का समीकरण बताया गया था r माइनस ए वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। यही सदिश रूप में समीकरण बताया गया था। यहाँ पर ये जो वेक्टर था वो बिंदु का स्थिति सदिश था और ये अभिलंब सदिश था जो किस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये दोनों का मान रख सकते हैं। तो r माइनस ए स्थिति सदिश है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 है तो 1 आई कैप हो जाएगा प्लस 0 जे कैप हो जाएगा माइनस 2 के कैप हो जाएगा। फिर डॉट एन वेक्टर, तो एन वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर क्या हो गया 0। तो यही समतल का समीकरण हो गया सदिश रूप में। अगर कार्तीय रूप में बात करते हैं, तो अगर कार्तीय रूप में बात करते हैं, जब एक बिंदु दिया रहता है और एक हम लोग अभिलंब सदिश दिया रहता है, तो उस केस में कार्तीय रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, लिखेंगे समतल का समीकरण कार्तीय रूप में, समतल का समीकरण अगर कार्तीय रूप में देखते हैं तो बताया गया था a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। जहाँ a b c का था दीर्घ अनुपात था, और दीर्घ अनुपात कहाँ से निकलता है, अभिलंब सदिश से निकलता है। तो a b c लिख सकते हैं, जहाँ जो जो चीजें दिया हुआ है a b c ये दीर्घ अनुपात है और ये अभिलंब सदिश से निकलता है, यही हम लोग का अभिलंब सदिश है। तो इसका जो घटक होगा तो 1, 1, -1 यही क्या होगा, ए बी सी का मान होगा। और x1 y1 z1 बिंदु दिया हुआ है, तो बिंदु डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दिया है, कितना है तो 1, 0, -2 दिया गया है।
बस इसी को क्वेश्चन इसमें रख देना है और मान निकालना है। ए का मान है 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस x1 का मान है 1 प्लस बी का भी मान 1 ही है, और y माइनस y1 का मान है 0 प्लस सी, तो सी का मान है -1 इंटू जेड माइनस z1, तो इसका मान है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहाँ पर x माइनस 1 ही बचेगा, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, और इसमें माइनस से गुना होगा तो -z और क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। और अचर पद को एक साथ जोड़ लेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड और -1 -2 कितना हो जाएगा -3 बराबर 0। तो ये समतल का समीकरण होगा कार्तीय रूप में। बस यही दो फार्मूला ध्यान में रखना था, जब एक बिंदु दिया रहे और दीर्घ अनुपात दिया रहे बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि अभिलंब सदिश दिया रहे, तो उस केस में यही समतल का समीकरण हो जाएगा। ये हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट 2 अपने साथ बना लेना है, 5 का 2। अब यहाँ पे दिया हुआ है उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो बताया गया था कि जब 3 बिंदु से होकर गुजरती है समतल का समीकरण, तो यहाँ पर कार्तीय, यह यहाँ पर बोला नहीं गया है किस रूप में, तो हम लोग जब कुछ भी नहीं बोला है तो कार्तीय रूप में निकालेंगे, इस बात को ध्यान में रखें। तो 6 नंबर अगर क्वेश्चन लेते हैं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन बता देते हैं, दूसरा अपने से करना है। तो जब भी 3 बिंदु दिया रहता है, इसका ए नंबर का सॉल्यूशन बता रहे, तो हम लोग लिखेंगे समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। जब 3 बिंदु दिया रहता है तो समतल का जो समीकरण होता है वो बताया गया है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सब जगह x1 माइनस z1 ही घटेगा। x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 का मॉड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है ना, तो लिख सकते हैं जहाँ पहला बिंदु हो जाएगा x1 y1 z1 क्या हो जाएगा 1, 1, -1, दूसरा बिंदु हो जाएगा x2 y2 z2, दूसरा बिंदु क्या दिया है 6, 4, -5, और तीसरा बिंदु दिया हुआ है x3 y3 z3, ये तीसरा बिंदु हो जाएगा -4, -2 और 3। अब इसको रखने में कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, इस बात को ध्यान देना है। अब इसको रख के निकालते हैं। एक तो वेरिएबल थे, तो इसको x1 का मान है 1, y माइनस y1 का मान है 1, z माइनस, यहाँ पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद है x2 में से x1 को घटाना है, तो 6 में से 1 घटेगा, तो 6 - 1, कोमा यहाँ पे नहीं देना है, 4 - 1, और -5 में से ये -1 घटेगा, तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब x3 में से फिर x1 को घटाना है, तो -4 में से 1 घटेगा, -2 में से 1 घटेगा, और 3 में से -1 घटेगा, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो जो पहले घटाने वाला उसको घटा कर लिखते हैं, x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1, तो ये बचेगा यहाँ पर 5, 3, और यहाँ पर हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 4। अब देखो एक चीज, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हो लोग, कि यहाँ पर देख सकते हैं हम किसी भी कोई संख्या से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहला वाला में, दूसरा वाला रो में क्या करते हैं, तो R2 को चेंज करते हैं
-r2 करते हैं। क्या करते हैं? -r2 करते हैं। इसको बैलेंस भी करेंगे कैसे? तो बाहर में एक माइनस लिख देंगे, बाहर में एक माइनस लिख देंगे तो x -1 y -1 z+1। अब यहाँ पर हो जाएगा -3, अब माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा, +4 आएगा। तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर बाहर में माइनस इसलिए लिए कि फिर से मल्टीप्लाई करके फिर से बैलेंस कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किए? मल्टीप्लाई करने से ये दो रो क्या हो गया? समान हो गया। अब किसी भी डिटरमिनेंट में जब दो रो समान हो जाता है, किसी भी डिटरमिनेंट का जब दो रो समान हो जाता है तो इसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, मतलब यहाँ x y z का मान कुछ भी रख दो, ये 0 0 के बराबर हो जा रहा है। जब इस तरह का कंडीशन आएगा, जब इक्वेशन नहीं आया, x y z का मान नहीं आया, ये 0 0 के बराबर, सॉल्व भी करेंगे तो यही होगा, कट उठ के सब x y z कट जाएगा, कट के 0 ही आएगा। जब इक्वेशन नहीं आया तो इस केस में क्या हो जाता है? जब ऐसा केस बनता है तो इस समीकरण का अनेक हल हो जाता है। क्या हो जाएगा? समतल का अनेक हल हो जाएगा। तो तलों की संख्या क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। जब ऐसा बिंदु दिया रहेगा तो उससे बनने वाला जो तल होगा अनेक तल बन सकता है, सिर्फ एक तल नहीं बनेगा। तो लिखेंगे तलों की संख्या अनंत हो जाएगा, अनंत होगा। लेकिन हर एक दूसरा इसका बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, उसमें एक्स वाई जेड बचेगा और एक समतल का समीकरण ऐसे रूप में इस प्रकार का आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके चेक कीजिएगा, ठीक। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो बनने वाला है हो सकता है 2 क्लास और लेंगे और इसको कंप्लीट किया जाएगा। टोटल 14 क्वेश्चन है, हो सकता है एक ही क्लास में और कंप्लीट हो जाए। इसलिए जो क्वेश्चन बता चुके हैं एग्जाम्पल में, उसको हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।